स्वागत। आज हम एक बेहद अहम और मैं कहूंगी अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। जी इसे पहले मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते थे शायद। हाँ, बिल्कुल, ये पुराना नाम है। हमारे पास इस विषय पर कुछ अकादमिक जानकारी है और आज कोशिश रहेगी कि इस जटिल मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की परतें खोलें और इसे थोड़ा बेहतर समझें। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर असल में है क्या, इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, ये कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और सबसे जरूरी इसका इलाज या प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मूड स्विंग्स तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, यही समझना जरूरी है कि मूड में ये जो जबरदस्त उतार चढ़ाव होते हैं, कभी एकदम हाई एनर्जी और कभी गहरी निराशा, ये रोजमर्रा की खुशी या उदासी से अलग कैसे है। सही। क्यों कुछ लोगों को ये अनुभव होते हैं। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या? देखिए, ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। अच्छा। इसे हम मूड डिसऑर्डर की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे खास पहचान है मूड, ऊर्जा और सोच में असामान्य रूप से तेजी या ऊंचाई का कम से कम एक दौर आना। एक एपिसोड। ऊंचाई का दौर। हाँ। इस बहुत बड़े हुए मूड को मेनिया कहते हैं, या अगर ये थोड़ा हल्का हो तो हाइपोमेनिया कहा जाता है। और क्या इसमें डिप्रेशन अवसाद वो भी हमेशा शामिल होता है? अक्सर हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। जिन लोगों को मेनिया या हाइपोमेनिया के एपिसोड होते हैं, उन्हें आमतौर पर डिप्रेशन के एपिसोड या लक्षण भी अनुभव होते हैं। अच्छा। कभी कभी तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जब मेनिया और डिप्रेशन के लक्षण एक ही समय पर मिल जाते हैं। उसे मिक्स्ड एपिसोड कहते हैं। ओह, वो तो बहुत मुश्किल होता होगा। जी, बहुत ही मुश्किल। क्या ये मूड के दौर लगातार चलते रहते हैं, एक के बाद एक? जरूरी नहीं। आमतौर पर इन एपिसोड्स के बीच में व्यक्ति का मूड सामान्य स्टेबल रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये दौर बहुत तेजी से एक के बाद एक आ सकते हैं। उसे रैपिड साइक्लिंग कहते हैं। अच्छा। पर यहाँ सबसे अहम बात ये समझनी है कि ये सिर्फ मूड ऑफ होना या बहुत खुश होना नहीं है। ये एपिसोड्स इतने तीव्र होते हैं कि व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी, उसका काम, उसके रिश्ते, सब पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। सही। तो ये सिर्फ मूड नहीं, फंक्शनिंग पर भी असर है। बिल्कुल, फंक्शनिंग पर गहरा असर। क्या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? इसे कब से जाना जाता है? दिलचस्प बात है ये। देखिए, मेनिया और डिप्रेशन के इन चक्रों का जिक्र तो बहुत पुराने समय से मिलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसे एक स्पष्ट बीमारी के रूप में समझने का श्रेय जाता है जर्मन मनोचिकित्सक एमिल क्रेपलिन को। उन्होंने 1899 में। ओह, काफी पहले। जी। उन्होंने मैनिक डिप्रेसिव इंसेनिटी शब्द इस्तेमाल किया और पहली बार इसे डिप्रेशन और मेनिया के दौरों की एक श्रृंखला के रूप में बताया, जिनके बीच में व्यक्ति सामान्य हो जाता था। समझ गए। अब आते हैं लक्षणों पर। ये दिखते कैसे हैं और ये सिर्फ डिप्रेशन से कैसे अलग हैं, क्योंकि डिप्रेशन तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर को सामान्य डिप्रेशन, जिसे हम यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। यूनिपोलर? हाँ, एक ध्रुव वाला, सिर्फ डिप्रेशन। तो बाइपोलर को यूनिपोलर से अलग करने वाली मुख्य चीज है कम से कम एक मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड का होना। अच्छा, यानी मेनिया या हाइपोमेनिया का होना जरूरी है बाइपोलर के लिए? बिल्कुल। अगर किसी को सिर्फ डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं तो वो यूनिपोलर डिप्रेशन है। बाइपोलर में व्यक्ति इन दो ध्रुवों, डिप्रेशन और मेनिया हाइपोमेनिया के बीच झूलता रहता है। तो डिप्रेशन वाले एपिसोड में क्या खास होता है? क्या वो सामान्य डिप्रेशन जैसा ही होता है? ये जैसे लगातार उदासी, चिंता, खुद को दोषी मानना, गुस्सा आना, अकेलापन महसूस करना या भविष्य एकदम अंधकारमय लगना। लेकिन बाइपोलर डिप्रेशन में अक्सर सामान्य डिप्रेशन के उलट नींद और भूख कम होने के बजाय बढ़ जाती है। ओ, ये अलग है। हाँ, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें बिल्कुल दिल न लगना, ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होना, खुद से नफरत या किसी भी चीज की परवाह न करना, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, सामाजिक चिंता, शर्म महसूस करना, चिड़चिड़ापन, ये सब हो सकता है। और शारीरिक लक्षण? हाँ, कभी कभी बिना किसी वजह के शरीर में दर्द होना भी इसका लक्षण हो सकता है। और गंभीर मामलों में? हाँ, कभी कभी आत्महत्या के विचार आना या व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट जाना, जिसे साइकोसिस कहते हैं। जी, साइकोसिस। जैसे ये मानना कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है या उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ये तो बहुत गंभीर है। और मैनिक एपिसोड वो कैसा होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। हाँ, काफी हद तक उल्टा। मैनिक एपिसोड का मतलब है कम से कम एक हफ्ते तक लगातार मूड का बहुत ज्यादा उत्साहित रहना,
ये बहुत ज्यादा घुलना मिलना, जिसे एक्सपेंसिव कहते हैं। एक्सपेंसिव। हाँ, मतलब बहुत मिलना जुलना, सबसे बातें करना, या फिर मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ खुशी नहीं, चिड़चिड़ापन भी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कम से कम 3 और लक्षण होने चाहिए, जैसे खुद को बहुत बड़ा समझना, बहुत महत्वपूर्ण मानना। ग्रैंडियोसिटी। हाँ, ग्रैंडियोसिटी। नींद की जरूरत बहुत कम हो जाना, जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ 2-3 घंटे सोकर भी एकदम फ्रेश महसूस करे। अरे, सामान्य से कहीं ज्यादा बातूनी हो जाना, मतलब इतना तेज और लगातार बोलना कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाए। और विचारों का क्या होता है? विचारों में भी बहुत तेजी आ जाती है। उसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब एक विचार से दूसरे पर तेजी से कूदना। ध्यान भी भटकता होगा फिर। बहुत। ध्यान आसानी से भटकता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, मतलब गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बढ़ जाती है, या फिर बेवजह की शारीरिक बेचैनी, जिसे साइकोमोटर एजिटेशन कहते हैं, वो दिखती है। और इस दौरान लिए गए फैसले, यहीं पे गड़बड़ होती है। निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब हो जाती है। लोग बेतहाशा पैसे खर्च कर सकते हैं, खतरनाक या जोखिम भरे कामों में पड़ सकते हैं, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो उनके सामान्य व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। शराब या दूसरी नशीली चीजों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। व्यवहार भी बदल जाता होगा। हाँ, व्यवहार आक्रामक हो सकता है, दूसरों के मामलों में दखल देने वाला हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, या वो किसी खास मिशन पर हैं। सेक्स ड्राइव का भी जिक्र था। हाँ, सेक्स ड्राइव भी काफी बढ़ सकती है। और ये लक्षण इतने गंभीर होते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन, उसका काम धंधा सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसमें भी साइकोसिस हो सकता है। जी हाँ, गंभीर मैनिया में साइकोटिक लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे खुद को बहुत मशहूर हस्ती मानना, या ये सोचना कि उनके पास कोई खास शक्ति है। कभी कभी इन लक्षणों की वजह से गलत निदान भी हो जाता है, जैसे लोग इसे सिजोफ्रेनिया समझ लेते हैं। अच्छा, आपने हाइपोमेनिया का भी जिक्र किया था, वो मेनिया से कैसे अलग है? हाइपोमेनिया, जैसा कि नाम से लगता है, मेनिया का ही एक हल्का रूप है। हाइपो मतलब कम। ठीक है। ये कम से कम 4 दिनों तक रहता है। इसमें भी मूड सामान्य से बेहतर होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, बातें ज्यादा होती हैं, नींद की जरूरत कम हो जाती है। तो फिर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि हाइपोमेनिया व्यक्ति के कामकाज को मेनिया जितनी बुरी तरह प्रभावित नहीं करता। और यहीं पर एक मुश्किल आती है। क्या? कि कुछ लोग हाइपोमेनिया के दौरान खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव। उन्हें लगता है सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो इसे समस्या मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल। वो या उनके आसपास के लोग इसे प्रॉब्लम की तरह नहीं देख पाते। हालांकि इसमें भी खराब निर्णय लेना या चिड़चिड़ापन हो सकता है, पर इसमें मेनिया जैसे साइकोटिक लक्षण, मतलब भ्रम या मति भ्रम, वो नहीं होते। समझ गई। और वो मिक्स्ड एपिसोड्स जिनमें मेनिया और डिप्रेशन एक साथ होते हैं, आपने बताया था वो बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, कष्टदायक स्थिति होती है। इसमें मेनिया और डिप्रेशन के लक्षण एक ही समय पर मौजूद होते हैं। एक ही समय पर? कैसे? सोचिए, एक तरफ व्यक्ति में मेनिया जैसी ऊर्जा है, बेचैनी है, विचारों की रेल चल रही है, लेकिन साथ ही वो गहरी उदासी, निराशा और रोने जैसा भी महसूस कर रहा है। बाप रे। इसे डिस्फोरिक मेनिया भी कहते हैं, मतलब ऐसा मेनिया जिसमें खुशी नहीं बल्कि दुख और चिड़चिड़ापन ज्यादा हो। ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लगभग 1/3 लोगों में कभी ना कभी देखने को मिलता है। तो ये तो साफ है कि ये एक बहुत विविध स्थिति है। क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, या ये सबके लिए एक जैसा ही होता है? पूर्ण मैनिक, हाँ, मतलब वो गंभीर वाला मैनिक एपिसोड जिसकी हमने बात की, जो कम से कम 7 दिन चले, या इतना गंभीर हो कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना पड़े। ठीक है। बाइपोलर 1 वाले लोगों को आमतौर पर डिप्रेशन के एपिसोड्स भी होते हैं, लेकिन निदान के लिए एक मैनिक एपिसोड काफी है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को डिप्रेशन के एपिसोड्स तो होते हैं, लेकिन मेनिया की जगह हाइपोमैनिक एपिसोड होते हैं, यानी हल्का वाला मेनिया। बिल्कुल। इसमें कभी भी पूर्ण मैनिक एपिसोड नहीं होता, और जैसा हमने कहा, हाइपोमैनिया अक्सर कम पहचाना जाता है। हाँ, क्योंकि लोग उसे प्रॉब्लम नहीं समझते। सही। इसलिए बाइपोलर 2 का निदान कई बार मुश्किल होता है या देर से होता है। लोग अक्सर सिर्फ डिप्रेशन का इलाज करवाते रहते हैं। और कोई प्रकार भी है? हाँ, एक और है साइक्लोथाइमिया। इसे आप बाइपोलर डिसऑर्डर का एक हल्का लेकिन ज्यादा लगातार रहने वाला रूप कह सकते हैं। हल्का लेकिन लगातार? हाँ, इसमें कम से कम 2 सालों तक हाइपोमेनिया के हल्के लक्षण और डिप्रेशन के हल्के लक्षण आते जाते रहते हैं। मतलब मूड ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उतना गंभीर नहीं कि बाइपोलर 1 या 2 का निदान हो सके। तो ये तो पर्सनालिटी जैसा लग सकता है। हाँ, कभी कभी ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा जैसा लग सकता है कि ये तो मूड ही है।
लेकिन ये लगातार मूड के उतार चढ़ाव उनके जीवन और रिश्तों पर असर डालते हैं। एक अन्य श्रेणी का भी जिक्र था शायद शुरू में। हाँ, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर NOS, मतलब अन्यथा निर्दिष्ट नहीं। ये कब होता है? ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी में बाइपोलर के लक्षण तो हैं, लेकिन वो बाइपोलर I-2 या साइक्लोथाइमिया के जो तय मानदंड हैं उनको पूरी तरह से पूरा नहीं करते। जैसे? हो सकता है लक्षण उतने समय तक ना रहे हों या उतने सारे लक्षण मौजूद ना हों जितने निदान के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी ये लक्षण व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से अलग होते हैं और उनके जीवन पर असर डाल रहे होते हैं। तो ये एक तरह की कैच ऑल श्रेणी है। समझ गई। तो ये हो गए प्रकार। अच्छा, अब इस पहेली के दूसरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। इसके कारण क्या है? ये होता क्यों है? क्या ये सब जीन्स में है? ये वाकई एक जटिल सवाल है और इसका सीधा सा जवाब हाँ या ना में नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण शायद हर व्यक्ति में थोड़े अलग होते हैं, लेकिन ये साफ है कि इसमें बायोलॉजिकल यानी जैविक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक दोनों की भूमिका होती है। दोनों की? हाँ, ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है, ये इन दोनों के बीच एक जटिल इंटरैक्शन है। तो पहले बायोलॉजिकल कारकों की बात करते हैं। जेनेटिक्स की क्या भूमिका है इसमें? जेनेटिक्स की भूमिका काफी अहम है, ये हम पक्के तौर पर जानते हैं। कैसे पता चला? परिवारों पर जो स्टडीज हुई हैं वो दिखाती हैं कि जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हाँ, उनमें भी किसी न किसी तरह का मूड डिसऑर्डर होने का खतरा आम आबादी की तुलना में काफी ज्यादा होता है, करीब 9 गुना तक। 9 गुना? जी। और जुड़वां बच्चों पर हुई स्टडीज भी यही इशारा करती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस, जिनके 100% जीन एक जैसे होते हैं, हाँ, उनमें अगर एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी होने की संभावना फ्रेटर्नल ट्विंस, जिनके औसतन 50% जीन समान होते हैं, की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा? एक स्टडी में ये अंतर 67% बनाम 20% पाया गया था। ओह, कुछ अनुमान कहते हैं कि बाइपोलर स्पेक्ट्रम की कुल आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिबिलिटी, वो करीब 70% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो मतलब जीन्स बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एक मजबूत जेनेटिक लिंक है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये 100% नहीं है। मतलब अगर किसी के जीन में रिस्क है भी तो ये जरूरी नहीं कि उसे ये डिसऑर्डर होगा ही। यानी सिर्फ जीन्स ही काफी नहीं है। सही कहा। तो जेनेटिक्स के अलावा और कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ होती है? हाँ, इस दिशा में भी काफी रिसर्च हुई है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे MRI वगैरह, हाँ, उनसे पता चलता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों की मस्तिष्क में कुछ हिस्सों की संरचना या उनके काम करने के तरीके में स्वस्थ लोगों से कुछ अंतर हो सकते हैं। कौन से हिस्से? खासकर वो हिस्से जो भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे एमिगडाला, या जो निर्णय लेने और व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और याददाश्त से जुड़ा हिपोकैम्पस भी। इनमें कुछ संरचनात्मक अंतर देखे गए हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। और ब्रेन केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स? हाँ, उनकी भी भूमिका मानी जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल हैं जो दिमाग में सिग्नल भेजते हैं, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन। इनके संतुलन में गड़बड़ी को भी मैनिया और डिप्रेशन से जोड़ा गया है। क्या गड़बड़ी होती है? पहले माना जाता था कि डिप्रेशन में इनकी कमी हो जाती है और मेनिया में ये बढ़ जाती है, लेकिन अब लगता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है। शायद सिर्फ लेवल का नहीं, बल्कि उनके रिसेप्टर्स और उनके बीच के संतुलन का मसला है। अच्छा, हार्मोन्स का भी कोई रोल है? हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन बनाने वाले सिस्टम पर भी रिसर्च हो रही है, और नींद के पैटर्न से जुड़े मेलेटोनिन हार्मोन की संवेदनशीलता पर भी। ठीक है, तो ये तो हुए बायोलॉजिकल फैक्टर्स। हाँ, अब मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करते हैं, जैसे तनाव या जीवन के अनुभव। क्या उनका भी असर होता है? हाँ, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेनेटिक शायद बंदूक लोड करते हैं, लेकिन ट्रिगर अक्सर पर्यावरण या मनोवैज्ञानिक कारक ही दबाते हैं। अच्छा उदाहरण है? स्टडीज में लगातार ये बात सामने आई है कि जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे नौकरी चले जाना, कोई करीबी रिश्ता टूटना, कोई बड़ा नुकसान होना, या रिश्तों में लगातार तनाव, हाँ, ये बाइपोलर एपिसोड की शुरुआत या उनके बार बार होने का कारण बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये सामान्य डिप्रेशन में भी भूमिका निभाते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक दिलचस्प स्टडी हुई थी न्यूयॉर्क में। एक बड़े तूफान के बाद देखा गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीजों में मैनिक एपिसोड बढ़ गए, खासकर उनमें जिनके पास सामाजिक सहारा, मतलब सोशल सपोर्ट, कम था। तो तनाव ट्रिगर कर सकता है? बिल्कुल, तनाव एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। क्या बचपन के अनुभवों का भी इसमें कोई रोल है?
बचपन में कुछ बुरा हुआ हो तो। हाँ, और ये एक बहुत ही अहम पहलू है जिस पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है। क्या पता चला है? स्टडीज में पाया गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित वयस्कों में से मतलब करीब 1/3 से लेकर आधे तक वो अपने बचपन में किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार या दर्दनाक अनुभव, जिसे ट्रॉमा कहते हैं, उसकी बात बताते हैं। अच्छा। और ये पाया गया है कि ऐसे अनुभव अक्सर इस बीमारी की जल्दी शुरुआत से जुड़े होते हैं। मतलब बीमारी कब उम्र में शुरू हो जाती है, उसका वर्लाफ मतलब कोर्स ज्यादा गंभीर होता है और साथ में दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका भी ज्यादा होती है। तो बचपन का असर बाद तक रहता है। जी, इससे ये पता चलता है कि कैसे शुरुआती जीवन के अनुभव और जेनेटिक संवेदनशीलता, ये दोनों मिलकर स्थिति के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये वही बात है, नेचर और नर्चर दोनों का खेल है। तो अगर कारण इतने मिले जुले और जटिल हैं, तो फिर इसका प्रबंधन या इलाज कैसे किया जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। चूंकि बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर एक आजीवन रहने वाली स्थिति है जिसमें एपिसोड बार बार आ सकते हैं। हाँ। इसलिए इसके लिए लंबे समय तक चलने वाले उपचार की जरूरत होती है। सिर्फ एक एपिसोड का इलाज काफी नहीं है। मतलब लगातार इलाज चलता है। हाँ, लगातार प्रबंधन। इसका लक्ष्य होता है लक्षणों को कंट्रोल में रखना, एपिसोड की गंभीरता और वो कितनी बार होते हैं उसे कम करना, और सबसे जरूरी, व्यक्ति को एक बेहतर स्थिर जीवन जीने में मदद करना। तो इलाज में क्या क्या शामिल होता है? एक प्रभावी उपचार योजना में आमतौर पर 2 मुख्य चीजें होती हैं, दवाएं और साइकोथेरेपी, जिसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। दवा और थेरेपी दोनों। हाँ। ज्यादातर मामलों में दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है, और कुछ गंभीर मामलों में, जैसे बहुत तीव्र मैनिक एपिसोड हो या व्यक्ति खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता हो, तो अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ सकती है। दवाओं में क्या दिया जाता है? इलाज का जो मुख्य आधार है वो है मूड स्टेबलाइजिंग दवाएं। मूड स्टेबलाइजर। जी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये मूड के जो एक्सट्रीम उतार चढ़ाव हैं उनको स्थिर करने में, कंट्रोल करने में मदद करती हैं। कौन सी दवाएं हैं ये? सबसे पुरानी और जानी मानी दवा है लिथियम। ये दशकों से इस्तेमाल हो रही है और मैनिक और डिप्रेशन दोनों तरह के एपिसोड को रोकने में काफी प्रभावी मानी जाती है। अच्छा। इसके अलावा कुछ एंटी कॉन्वल्सेंट दवाएं हैं जो मूल रूप से मिर्गी के दौरे रोकने के लिए बनी थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी मूड स्टेबलाइजर साबित हुई हैं, जैसे वैल्प्रोइक एसिड, जिसका ब्रांड नाम डेपाकोट है। हाँ, सुना है। और लेमोट्रिजीन, ब्रांड नाम लिमिकटैल। ये खास तौर पर बाइपोलर डिप्रेशन के एपिसोड को रोकने में ज्यादा मददगार हो सकती है। तो ये मुख्य मूड स्टेबलाइजर हो गए। जी। क्या इनके अलावा भी कोई दवाएं इस्तेमाल होती है? हाँ, कई बार एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीसाइकोटिक, ये तो साइकोसिस के लिए होती है ना? हाँ, मूल रूप से उनके लिए बनी थी, लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर में भी बहुत कारगर हैं, खासकर गंभीर मेनिया या मनिया के साथ आने वाले साइकोटिक लक्षणों को जल्दी कंट्रोल करने के लिए। इन्हें अक्सर मूड स्टेबलाइजर के साथ दिया जाता है। कौन सी दवाएं हैं ये? इसमें कई हैं, जैसे ओलांजापाइन, ज़ाइप्रेक्सा, रेस्पिरेडोन, रेस्पिडाल, क्वेटियापाइन, सेरोक्विल, एरेपिप्राजोल, अबिलिफाई वगैरह। कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे क्वेटियापाइन बाइपोलर डिप्रेशन के इलाज के लिए भी अप्रूव्ड है। अच्छा, और एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के लिए? हाँ, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का सवाल बहुत अहम है बाइपोलर डिसऑर्डर में। क्यों? क्योंकि अगर बाइपोलर डिप्रेशन में सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट दी जाएं बिना मूड स्टेबलाइजर के, तो कुछ लोगों में वो मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड ट्रिगर कर सकती है। मतलब डिप्रेशन से सीधे मेनिया में स्विच हो सकते हैं या फिर रैपिड साइक्लिंग शुरू हो सकती है। ओह, तो इन्हें अकेले नहीं देना चाहिए? आमतौर पर नहीं। अगर जरूरत होती भी है तो बहुत सावधानी से और हमेशा एक मूड स्टेबलाइजर के साथ दिया जाता है। समझ गई। ये तो हुई दवाओं की बात। आपने साइकोथेरेपी का भी जिक्र किया था, वो कैसे मदद करती है? साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी ये इलाज का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दवा का विकल्प नहीं है, मैं फिर कहूंगा। हाँ। बल्कि उसके साथ मिलकर काम करती है। दवाएं लक्षणों को कंट्रोल करती हैं और थेरेपी व्यक्ति को इस स्थिति के साथ जीना सिखाती है। क्या सिखाती है थेरेपी? बहुत कुछ। ये व्यक्ति और उसके परिवार को इस बीमारी को समझने में मदद करती है, अपने लक्षणों को पहचानना, खासकर एपिसोड शुरू होने के शुरुआती संकेतों को, ताकि जल्दी मदद मिल सके। बिल्कुल। तनाव का सामना करने के बेहतर तरीके सिखाती है, रिश्तों को संभालने में मदद करती है, दवाएं नियमित रूप से लेने में मदद करती है और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। कौन सी थेरेपी सबसे अच्छी होती है? कई तरह की थेरेपी हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये नकारात्मक सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने
और बदलने में मदद करती है जो मूड एपिसोड्स को खराब कर सकते हैं। फैमिली फोकस थेरेपी, इसमें परिवार को शामिल किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि वो कैसे मरीज की मदद करें, कैसे घर का माहौल सपोर्टिव बनाएं और कैसे एपिसोड के शुरुआती संकेतों को पहचानें। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। एक और है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी, IPSRT। ये रिश्तों को बेहतर बनाने और रोजमर्रा की दिनचर्या, मतलब सोने जागने का समय, खाने का समय, काम का समय, इनको नियमित रखने पर जोर देती है। दिनचर्या का क्या लेना देना? माना जाता है कि एक स्थिर और नियमित दिनचर्या, खासकर नींद का पैटर्न, मूड को स्थिर रखने में मदद करता है और मैनिक एपिसोड से बचा सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और एक बहुत जरूरी चीज है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन? हाँ, मतलब व्यक्ति और परिवार को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी देना। ये क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होता है, दवाएं कैसे काम करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें एपिसोड को ट्रिगर कर सकती हैं, रिलैप्स यानी बीमारी का वापस आना, उसे कैसे रोकें। जानकारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। सही बात है, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल, बाइपोलर डिसऑर्डर वाली व्यक्ति के लिए भविष्य कैसा दिखता है? क्या वो एक सामान्य, एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं? देखिए, ये एक गंभीर स्थिति हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सही और लगातार उपचार के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वाले बहुत से लोग, मैं कहूँगा ज्यादातर लोग, एक पूर्ण, एक प्रोडक्टिव और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। ये बहुत उम्मीद की बात है। हाँ, बिल्कुल। कुंजी है सटीक निदान होना, सही उपचार योजना मिलना, जिसमें अक्सर दवा और थेरेपी दोनों होते हैं, और फिर उस योजना का लगातार पालन करना। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। क्या पूरी तरह ठीक होना, मतलब रिकवरी, संभव है? रिकवरी बिल्कुल संभव है, लेकिन शायद ठीक होने की परिभाषा थोड़ी अलग देखनी होगी। इसे एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। मतलब? एक बड़ा अध्ययन हुआ था जिसमें अस्पताल में भर्ती हुए गंभीर मामलों को देखा गया था। उसमें पाया गया कि लगभग आधे लोग 6 हफ्ते में और लगभग सभी 98% 2 साल के अंदर सिंड्रोमल रिकवरी हासिल कर लेते हैं। सिंड्रोमल रिकवरी? मतलब उनमें निदान के लायक लक्षण नहीं रह जाते। इसी तरह करीब 72% में सिम्टोमैटिक रिकवरी, यानी कोई लक्षण ना रहना, और 43% में फंक्शनल रिकवरी, यानी कामकाज और जीवन की पुरानी स्थिति वापस पा लेना, ये भी देखा गया। तो हम सुधार और एक बेहतर जीवन बिल्कुल संभव है। लेकिन क्या एपिसोड वापस आने का खतरा बना रहता है? आपने कहा है ये बार-बार होने वाली स्थिति है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, रिकवरी के बाद भी रिलैप्स का, यानी एपिसोड के वापस आने का खतरा रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रकृति ऐसी है, ये आवर्ती, रिकरिंग है। कितना खतरा रहता है? उसी अध्ययन में पाया गया कि रिकवरी के बाद भी 2 साल के भीतर लगभग 40% लोगों को मीनिया या डिप्रेशन का एक नया एपिसोड आया। ओह। ये दिखाता है कि लगातार उपचार और प्रबंधन कितना जरूरी है। दवा बंद कर देना या थेरेपी छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। तो फिर उम्मीद कैसे रखें? उम्मीद इस बात से रखनी चाहिए कि बहुत कुछ व्यक्ति के हाथ में भी होता है, जैसे नियमित रूप से दवा लेना, अपनी बीमारी को अच्छी तरह समझना, डॉक्टर और थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा खुला रिश्ता रखना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। स्वस्थ जीवन शैली में क्या आता है? इसमें पर्याप्त और नियमित नींद लेना बहुत जरूरी है, नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, और सबसे जरूरी, तनाव को मैनेज करने के तरीके सीखना और इस्तेमाल करना। सोशल सपोर्ट होना, मतलब परिवार और दोस्तों का साथ होना भी बहुत मदद करता है। ये सभी चीजें भविष्य के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो मतलब इलाज के साथ साथ खुद की देखभाल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक्टिव भागीदारी बहुत जरूरी है। तो आज हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। इसके जटिल लक्षण देखे, मैनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन और वो मुश्किल मिक्स्ड एपिसोड्स। इसके विभिन्न प्रकारों को जाना, बाइपोलर आई, साइक्लोथाइमिया। इसके पीछे के कारणों पर बात की, कैसे बायोलॉजिकल यानी जैविक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। जी, जेनेटिक्स और पर्यावरण का वो इंटरैक्शन। हाँ, और फिर हमने इलाज के विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें दवा और थेरेपी का तालमेल कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये साफ है कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड बदलने से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। इसमें जेनेटिक्स की भूमिका तो है, लेकिन हमारे जीवन के अनुभव, तनाव और हम उनसे कैसे निपटते हैं,
ये भी इसके विकास को, इसके कोर्स को बहुत प्रभावित करते हैं। हाँ। अच्छी बात यह है, जैसा हमने कहा, कि प्रभावी उपचार मौजूद हैं। ये उपचार लोगों को उनके लक्षणों को प्रबंधित करने और एक बेहतर स्थिर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अक्सर एक लंबी प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है, मरीज और डॉक्टर दोनों की तरफ से। और आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूँ। जरूर। हम जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जेनेटिक संवेदनशीलता और पर्यावरण जैसे तनाव या बचपन के अनुभव दोनों का हाथ होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम या कोई व्यक्ति जिसमें इसका जेनेटिक जोखिम है अपनी जीवन शैली, अपने तनाव से निपटने के तरीकों और अपने सामाजिक सहारे को मजबूत करके इस जेनेटिक जोखिम के असर को कुछ हद तक कम कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक नियमित दिनचर्या, मजबूत रिश्ते और तनाव को मैनेज करने की अच्छी रणनीतियां, क्या ये सब वास्तव में एपिसोड को टालने या उनकी गंभीरता कम करने में मदद कर सकती हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान अभी भी और खोज कर रहा है और शायद भविष्य में हमें इसके और ठोस जवाब मिले। बिल्कुल, ये प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।